नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसकी शुरुआत तो हुई थी व्यापार से, लेकिन जिसका अंत हुआ एक पूरे साम्राज्य पर। जी हाँ, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ अंग्रेज व्यापारी जो सिर्फ एक जहाज लेकर आए थे, उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया? ये सोचना भी कमाल का लगता है कि सिर्फ मुनाफे की चाहत में निकले लोग इतिहास का रुख ही मोड़ देंगे और एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत लिख डालेंगे। ये बहुत ही गजब की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, उन पहले अंग्रेजों से जिन्होंने भारत की जमीन पर पहला कदम रखा और एक तरह से आने वाले कल का स्टेज सेट कर दिया। यहां ना दो लोगों के बीच का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, एक तरफ थे थॉमस स्टीफेंस, वो एक पादरी थे और टेक्निकली भारत आने वाले पहले अंग्रेज भी। लेकिन कहानी का असली मोड़ लेकर आए रैल्फ फिच। ये एक व्यापारी थे। इन्होंने अकबर के दरबार तक का सफर किया, यहां के दौलत और व्यापार के मौकों को अपनी आंखों से देखा। और जब ये वापस इंग्लैंड पहुंचे तो इनकी रिपोर्ट ने वहां के इन्वेस्टर्स के बीच मानो एक आग सी लगा दी। और फिच की उसी रिपोर्ट का सीधा नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना। इन्वेस्टर्स को तो मौका दिख ही गया था, अब उन्हें बस जरूरत थी रॉयल सपोर्ट की, एक शाही मोहर की। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सरकार की कंपनी नहीं थी। ये तो इन्वेस्टर्स की एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन इसकी असली पावर थी क्वीन एलिजाबेथ का दिया हुआ चार्टर। इस चार्टर ने कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने की मोनोपोली दे दी, मतलब एकाधिकार। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कोई और अंग्रेज कंपनी इनके कंपटीशन में खड़ी नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो कंपनी तो बन गई, लेकिन कागज पर कंपनी बनाना एक बात है और जमीन पर उसे उतारना बिल्कुल दूसरी। तो अब देखते हैं कि कंपनी ने भारत में अपना पहला पैर कैसे जमाया और शुरुआती मुश्किलों से कैसे निपटी। यहां से ना घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। 1608 में हेक्टर नाम का जहाज सूरत पहुंचता है। फिर आता है साल 1612, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्वाली के पास समुद्र में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया, जो उस वक्त वहां के बॉस हुआ करते थे। और बस इस एक जीत ने पूरा गेम बदल दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने जब अंग्रेजों की ये नेवल पावर देखी तो वो काफी इंप्रेस हुए, और इसका नतीजा ठीक अगले ही साल 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। स्वाली की लड़ाई का असली मतलब यही था। ये कोई जमीन कब्जा करने की लड़ाई नहीं थी, ये थी अपनी पावर दिखाने की लड़ाई। कहते हैं कि ये वो पल था जब मुगलों को समझ आया कि ये अंग्रेज कोई मामूली व्यापारी नहीं है, बल्कि समुद्र में एक बड़ी ताकत है। एक साफ मैसेज चला गया था, समुद्र के नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। अब जब सूरत में पैर जम गए तो कंपनी ने रुकने का नाम नहीं लिया। इसके बाद तो उन्होंने बहुत तेजी से पूरे भारत के तटीय इलाकों में अपना ट्रेडिंग नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, लड़ाई तो हो गई, अब बारी थी डिप्लोमेसी की, और इस काम के लिए आए सर थॉमस रो। ये कोई मिलिट्री कमांडर नहीं थे, बल्कि एक डिप्लोमैट थे। इन्होंने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर एक शाही फरमान हासिल कर लिया, जिससे पूरे मुगल एम्पायर में कंपनी के व्यापार करने के अधिकार और पक्के हो गए। और इसका असर जबरदस्त। कंपनी ने इतनी तेजी से एक्सपैंड किया कि पूछिए मत। मसूलीपट्टनम, फिर मद्रास, जहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, सुतानोती, जो बाद में कलकत्ता बना, बॉम्बे, हुगली, बालेश्वर, एक के बाद एक भारत के पूरे कोस्टलाइन पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का जाल सा बिछा दिया। ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थे, ये भारत में उनकी परमानेंट मौजूदगी की नींव बन रहे थे। और बॉम्बे मिलने की कहानी तो और भी मजेदार है। यकीन मानिए, बॉम्बे उन्हें दहेज में मिला था। हुआ ये कि पुर्तगाल ने इसे इंग्लैंड के राजा को शादी के तोहफे में दे दिया। अब राजा के लिए यह घाटे का सौदा था, तो उन्होंने इसे बहुत ही मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। और कंपनी ने उन्होंने इस मौके को लपक लिया और जल्द ही बॉम्बे को सूरत की जगह अपना मेन वेस्टर्न हेडक्वार्टर बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी के लिए सब कुछ आसान था। उन्हें सिर्फ बाहर के कॉम्पिटिटर्स से नहीं, बल्कि अपनों से भी निपटना पड़ रहा था। ये थे इंटरलोपर्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्राइवेट अंग्रेज व्यापारी थे जो कंपनी की मोनोपोली को नहीं मानते थे और चोरी छुपे अपना अलग ही ट्रेड करने की कोशिश करते थे। चलिए अब कहानी के उस पड़ाव पर चलते हैं जिसे कंपनी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। एक ऐसा सौदा, एक ऐसी डील जिसने आने वाले वक्त में उनके दबदबे की पक्की नींव रख दी। बात है साल 1715 की।
जॉन सुरमन की लीडरशिप में एक मिशन मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा और उनकी अर्जी कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो कुछ ऐसा मांगने आए थे जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। और ये मांग थी दस्तक की। अब ये दस्तक क्या चीज थी? इससे आप एक तरह का गोल्डन पास समझ सकते हैं। एक ऐसा ट्रेड परमिट जिसे दिखाकर कंपनी बंगाल में कहीं भी अपना माल ले जा सकती थी, वो भी बिना कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स दिए। पूरी तरह से टैक्स फ्री ट्रेड। और सोचिए, इस अनलिमिटेड टैक्स फ्री ट्रेड के बदले में कंपनी को सालाना कितना देना था? सिर्फ 10,000 रुपए। आज के हिसाब से भी और उस जमाने के हिसाब से तो और भी, ये कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसी डील थी जिसने कंपनी को उसके सारे कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे खड़ा कर दिया। इस फरमान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसे इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, वैसे ही ये फरमान कंपनी के लिए उनके व्यापारिक अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज बन गया। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, ये उनकी इकोनॉमिक पावर का एक ऐलान था। तो यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये जो दस्तक था और जो दूसरी ट्रेडिंग डील्स थीं, वो सिर्फ व्यापार करने का एक परमिट था, या फिर अनजाने में ही सही ये एक आने वाले साम्राज्य का लाइसेंस बन चुका था? यही वो सवाल है जो हमें कंपनी की कहानी के अगले और शायद सबसे अहम पड़ाव की तरफ ले जाता है।